अच्छा, लास्ट टाइम हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस ड्राइव की थी और उसके बाद उसका जो है ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो वहाँ से निकाला था और आप लोगों को होमवर्क टास्क दिया गया था, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे कर लिया होगा। तो मोर लेस तकरीबन ये मिलती जुलती चीज़ें ही हैं कि हम कोई कोई डायनेमिक सिस्टम होता है, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। तो हमने उस पर डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं कि पहले हमने उसकी फोर्सेस को इक्वलाइज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालनी होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से आप उसका क्या कहते हैं, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। फिर ट्रांसफ़र फंक्शन से आगे फिर मज़ीद इस पर चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसी में हम कहते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम इन मैटलैब। अच्छा, बेसिकली ये जो आपका, ये पहले मैं मैसेज में टाइप करके आपको भेज देता हूँ। आपकी तकरीबन लैब 9 तक हो चुकी हैं, तो ये आपकी लैब 10 होगी। लैब 10 है आपकी, क्रिएटिंग स्टेट स्पेस मॉडल। ऐसे जो मैंने भेज दिया, ये आपकी आज की एक्टिविटी है कि हमने कोई भी मैकेनिकल सिस्टम लेना है तो उसको हमने उस सिस्टम का हमने स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो डिज़ाइन करना है। तो अगर आपको किसी भी एक दो मैकेनिकल सिस्टम, आपको उसकी बेसिक प्रोसीजर थ्योरी पता चल गई है कि आपने एक मॉडल जो है, एक जो क्या कहना चाहिए मैकेनिकल सिस्टम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर कोई भी सिस्टम आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से एक मिस्टेक हो गई थी, हमने जो आपके मैकेनिकल सिस्टम होते हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो नंबर ऑफ़ स्टोरिंग एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे आपका स्प्रिंग मैस डैम्पर सिस्टम होता है, तो इसमें मेरे ख्याल से गलती से हमने डैम्पर को भी शायद स्टोरिंग एलिमेंट कह लिया था। लेकिन इसमें होता ये कि आपका जो मैस है और स्प्रिंग है, ये आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं और डैम्पर जो है ये आपका एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट है। क्योंकि ये आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में पढ़ा होगा कि जो मैस है, मैस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो आपका स्प्रिंग होता है, मतलब जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपकी एफ इजिकल टू एम ए जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वो स्टोर हो जाएगी। और जो आपका स्प्रिंग है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो ड्यू टू आइदर कंप्रेशन, और उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे, मतलब स्प्रिंग का यही है कि या तो आप उसे स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो दोनों सूरतों में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स जो है वो एक्ट करेगी ड्यू टू द
स्टोरिंग फोर्स, मतलब कंप्रेशन, एज अ रिज़ल्ट ऑफ कंप्रेशन उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी डैट विल फोर्स द स्प्रिंग टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। मतलब अगर आपने यूँ समझ लें कंप्रेस किया है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई है और वो एनर्जी जो है फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स विच इज़ इक्वल टू एफ फिजिकल टू के एक्स। एफ फिजिकल टू के एक्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसी तरह मैस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो मैस जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा एफ फिजिकल टू एम ए विच इज़ अगेन अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। अच्छा, जबकि जो डैम्पर है ये आपका एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट है, मतलब इसमें जब कोई फोर्स अप्लाई होगी तो वो एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो जाएगी, मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जो आपकी समझ लें इनर्शियल फोर्स है विच इज़ अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, डैम्पर फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन में होगी और उस डायरेक्शन में वो जो एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है वही आपकी डैम्पर फोर्स है उसी डायरेक्शन में और वो एनर्जी को डेसिपेट कर देगी। डैम्पर बेसिकली होता है एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए। अच्छा, इसी को अगर आप इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स से कंपेयर करें तो उसमें आपके पास एलिमेंट्स जो होते हैं कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है और इसमें रेजिस्टर होता है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं ये आप लोगों के एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, जबकि रेजिस्टर जो है वो क्या करता है एनर्जी को डेसिपेट कर देता है। मतलब जो भी करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उसमें कोई वोल्टेज सेव नहीं होगा, तो ये आपका डेसिपेटिंग एलिमेंट है। तो इसी तरह ये मैकेनिकल सिस्टम है, डैम्पर आपका डेसिपेटिंग एलिमेंट है और मैस और स्प्रिंग जो है ये आपके एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, आज की एक्टिविटी पहले मैं थोड़ा वर्बली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको मैटलैब पे डायरेक्ट कर लेंगे। तो आज का आई थिंक हम इतना लेंथी सेशन नहीं करेंगे। आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो जो आपको होमवर्क टास्क है वो फिर आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कर लीजिएगा। अच्छा, आज के टास्क में हमने एक स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है किसी भी डायनेमिक सिस्टम का, और डायनेमिक सिस्टम हम कोई भी लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पहले उसकी बनाएंगे और उसके बाद उसका कोई ना कोई ट्रांसफ़र फंक्शन हम ड्राइव कर लेते हैं। उसके बाद हमने करना क्या है कि उस ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने इसका रिवर्स भी अप्लाई करना है, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन टू स्टेट स्पेस मॉडल और फिर स्टेट स्पेस मॉडल टू ट्रांसफ़र फंक्शन। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन ट्राई किए थे कि पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, उसके बाद हमारे पास कमांड थी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो इसी तरह ये हमने वाइस वर्सा दोनों इसके तरीके देखने कि ट्रांसफ़र फंक्शन टू स्टेट स्पेस मॉडल एंड स्टेट स्पेस मॉडल टू ट्रांसफ़र फंक्शन। हाँ, मेरे ख्याल से एक वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट में शेयर कर लेता हूँ।
दो तीन डेफिनेशन शायद थ्योरी में पढ़ी हुई आपने, लेकिन यहाँ चलें थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। आवाज़ आप लोगों को आ रही है? कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? अच्छा, कोई एक आध स्टूडेंट बता दें, आवाज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है बात। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये स्क्रीन एक मैं ब्लैंक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको स्टेट का पता होना चाहिए। स्टेट बेसिकली ये होती है कि आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, इनफैक्ट अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, जो आपकी सिस्टम की हिस्ट्री है उसको समराइज़ करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देते हैं कि फ्यूचर में इसका रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह का आएगा। तो वो आपकी स्टेट कहलाती है। स्टेट मीन्स के अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स which summarizes the history of a system to predict future response या फ्यूचर आउटपुट। इसको मैं लिख भी देता हूँ। वेरिएबल्स या वेरिएबल which summarizes a system history मतलब वो हिस्ट्री को समराइज़ करके हिस्ट्री से उसमें आइडिया लगा लिया जाता है कि फ्यूचर आउटपुट जो है इसकी क्या आएगी। ठीक है, तो एनालाइज हिस्ट्री टू प्रिडिक्ट आउटपुट। अच्छा, जब आप कोई स्टेट डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो चीज़ आप कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं या जितनी चीज़ें आप कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं वो आप उनको स्टेट वेरिएबल्स कह लेते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। नॉर्मली होता ये कि जो आपके स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं, जितने स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं आपके सिस्टम में उतने ही आपके स्टेट वेरिएबल्स होंगे। मतलब आपने अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो वो आपका एक स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो आपका दूसरा स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। इस तरह आपने जितने अननोन पैरामीटर्स हैं जो आपने फाइंड आउट करने हैं वो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। और स्टेट वेरिएबल्स का आपको बताया कि इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स। मतलब एक रफ आइडिया है कि आपके पास जितने स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, स्टोरिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक आपका मैस होता है और एक आपका स्प्रिंग होता है।
जितने मैस और स्प्रिंग लगे हुए कलेक्टिवली समझें उतने आपके स्टेट वेरिएबल्स होंगे सिस्टम में। अच्छा, स्टेट वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए या डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास स्टेट वेक्टर होता है। स्टेट वेक्टर में क्या होगा, जितने आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में डिफ़ाइन कर देते हैं, उसका हम एक वेक्टर बना लेते हैं। तो ये आपका होगा स्टेट वेक्टर होगा जिसमें आपके सारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे। वेक्टर के एलिमेंट्स के तौर पे आप स्टेट वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर लेंगे, मतलब एक वेक्टर डिफ़ाइन करेंगे उसमें सारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे, मतलब इस वेक्टर के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके स्टेट वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, स्टेट स्पेस मॉडल जो है ये आप लोगों ने थ्योरी में कवर कर लिया अभी तक? यस सर। तो इसमें आप लोगों को आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि स्टेट स्पेस मॉडल जो है उसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। एक हमारे पास क्या कहते हैं स्टेट इक्वेशन होती है और दूसरी हमारे पास आउटपुट इक्वेशन होती है। तो पहली इक्वेशन जो होती है, अब यहाँ डॉट नहीं लिखा जाएगा, ये डॉट में आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है एक्स डॉट, ये डॉट एक्स के ऊपर है। ठीक है, एक्स डॉट जो होता है वो एक्स को अक्सर स्मॉल में भी लिख लेते हैं, कैपिटल में। वो होता ये है कि वेरिएबल अगर हमने लिखना है तो वो स्मॉल में लिख लेते हैं और अगर हमने वेक्टर लिखना है तो वो कैपिटल में होता है। तो आपका ये होता है, पहली इक्वेशन बनती है ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, यू इसमें आपकी इनपुट है, एक्स इसमें डिस्प्लेसमेंट है और एक्स डॉट जो है इसमें वेलोसिटी है। अच्छा, इसके अलावा ये होती है एक आपकी आउटपुट इक्वेशन में एक सी वेक्टर आता है, सी एक्स प्लस यू। ये दो इक्वेशंस जो हैं ये ये दो इक्वेशंस आपकी स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। कोई भी सिस्टम है उससे आपने ये दो इक्वेशंस ड्राइव करनी होती हैं तो ये आपका स्टेट स्पेस मॉडल बन जाता है। तो इसमें जैसे आपको बताया कि पहली इक्वेशन जो है उसमें एक्स जो है वो आपकी एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स डॉट जो है वो डिफरेंशियल है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल जो है वो वेलोसिटी होती है। बल्कि इसको मेरे ख्याल से कैपिटल ही कर लें क्योंकि ये भी वेक्टर ही हैं। एक्स जो है ये आपके एक वेक्टर ही है जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे। इनपुट इनपुट आपके जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे इस वेक्टर के अंदर आएंगे, यू के अंदर। मतलब ये एक वेरिएबल नहीं होगा, ये एक वेक्टर है यू और आपके जितने इनपुट वेरिएबल्स हैं वो इस वेक्टर के अंदर आएंगे। इसी तरह एक्स जो है, अच्छा यू आपका जो है ये आपका इनपुट वेक्टर है। ठीक है, वाई जो है आपका ये आपका आउटपुट वेक्टर है। ठीक है, बाकी ए बी सी डी जो हैं ये आपकी सिस्टम मैट्रिसेस हैं। ए जो है वो आपकी सिस्टम मैट्रिक्स है, बी जो है ये इनपुट के साथ आ रही है तो ये आपकी इनपुट मैट्रिक्स है और इसके अलावा सी जो है
ये आपकी आउटपुट मैट्रिक्स है, और डी जो है ये आपकी फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है। तो ये सारे वेक्टर हैं, इसमें जो है मतलब आपकी मैट्रिक्स बनेगी और एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अच्छा, इसमें हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सिस्टम से। ये आप पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस एक्टिविटी में, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। नोटबुक अगर आपके पास है तो मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर लेते हैं, या हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी वो मैं भी देखूँ शायद मिल गए, उसी से आगे कर लेते हैं या इसको दोबारा से ड्राइव कर लेते हैं। मेरे ख्याल से दोबारा करना पड़ेगा इसे। अच्छा, इसमें जब आप स्टेट स्पेस मॉडल बना रहे होते हैं तो पहले तो आपने इसकी क्या कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। उसमें फोर्सेस को विद डायरेक्शन जो है वो शो करना है कि कौन सी फोर्सेस राइट साइड पे एक्ट कर रही हैं, कौन सी फोर्सेस लेफ़्ट साइड पे एक्ट कर रही हैं। उसके बाद आप फोर्सेस को इक्वलाइज़ कर लेते हैं। जब आपने ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, फोर्सेस को इक्वलाइज़ करके उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन बना लेते हैं। लेकिन जब हमने स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है तो उसके लिए हमने फोर्सेस को इक्वलाइज़ करके उसका हमने ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लेना, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन की तरफ हमने नहीं जाना। तो इसको हम आप लोग भी चलें रिवीजन हो जाइए, आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लें या पहले से बनी हुई तो उसी को आप कंटिन्यू कर लें। सेंटर में एक मैस है, ठीक है। मैस अप्लाइड फोर्स जो है ये आपकी राइट साइड पे एक्ट कर रही है, और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट एक इनर्शियल फोर्स एक्ट करेगी, डेट इज़ एम ए। तो इसको हम लिखेंगे एम एक्स डबल डॉट। एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट परफेक्ट, बिकॉज इट इज़ द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, अब ये एक स्प्रिंग नज़र आ रहा है। जब आपने अब अप्लाइड फोर्स मैस पे अप्लाई की है तो स्प्रिंग आपका स्ट्रेच होगा, एंड दैट विल फोर्स द स्प्रिंग टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन।
ऑन द लेफ़्ट साइड। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है ये भी आपकी लेफ़्ट साइड पे एक्ट करेगी, डेट इज़ के एक्स। इसके अलावा जो आपकी डैम्पर फोर्स है डेट इज़ अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ इनर्शियल फोर्स। ये आपकी डैम्पर फोर्स को आप इसमें कोई सिंबल नहीं दिया हुआ, जो भी आप सी कंसीडर करते हैं या एफ वी करते हैं या डी करते हैं, तो वो आप कांस्टेंट जो सा मर्जी यूज़ कर लें। तो लेट्स सपोज अगर मैं सी करता हूँ तो ये हो जाएगा सी एक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डैम्पर कांस्टेंट एंड वेलोसिटी। तो इन्हें इक्वलाइज करें तो ये आपकी हो जाएगी अप्लाइड फोर्स, मतलब एफ इजिकल टू के एक्स प्लस सी एक्स डॉट प्लस एम एक्स डबल डॉट। अच्छा, अब यहाँ से हमने प्रीवियसली क्या किया था, लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया था। अब हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं लेना यहाँ से। यहाँ से आप एक्स डॉट के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लें, मतलब एक्स डॉट को एक तरफ कर लें और बाकी चीज़ों को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। तो ये आपका हो जाएगा सी एक्स डॉट इक्वल टू एफ माइनस के एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट। तो आपका एक्स डॉट जो आ रहा है एक्स डॉट आपका आएगा एफ अपॉन अपॉन सी और माइनस के अपॉन सी एक्स माइनस एम अपॉन सी एक्स डबल डॉट। अच्छा, इसमें आपके इस सिस्टम में जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो आपके दो हैं, एक एक्स है और एक एक्स डॉट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने किसी तरह, ये जो आपकी स्टेट इक्वेशन है फर्स्ट, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, इस फॉर्म में लेके आना है। अब हमारे पास यहाँ जो एक्स वाली टर्म है, मिडल टर्म जो है के एक्स वाली, ये एक्स वाली है और इनपुट जो है आपकी वेक्टर यू जो है इनपुट वेक्टर,
इनपुट हमारे पास फोर्स है क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर u है डेट इज़ इक्वल टू एफ। इनपुट हमारे पास f है और हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है। एक तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो समझ लें कि आउटपुट जो y है वो हमारे पास डेट इज़ इक्वल टू x एंड x डॉट। क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है और डिस्प्लेसमेंट के रिज़ल्ट में हमारे पास वेलोसिटी आ रही है। तो ये दो जो वेरिएबल्स हैं x और x डॉट, ये हमारे पास y वेक्टर में होंगे। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि जो आपका y है आउटपुट वेक्टर, ये आउटपुट वेक्टर आपका डिफ़ाइन होगा। इसको आप कर लें मतलब एक कॉलम वेक्टर होगा x एंड x डॉट को बेशक आप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर लें, x डॉट की जगह बेशक v लिख लें और x जो है वो x ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका आउटपुट वेक्टर डिफ़ाइन हो जाएगा। और इनपुट वेक्टर जो है, इनपुट आपकी मतलब एक ही है फोर्स, तो वो u जो है वो f के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब आपका जो रह गया है वो फर्स्ट इक्वेशन में u भी डिफ़ाइन कर दिया हमने, a भी हम वो अपनी डिसाइड इस तरह करेंगे कि आपकी इक्वेशन जो है वो वापस आ जाए। x डॉट जो है ये रहता है, अभी x भी रहता है इनफैक्ट। अच्छा, वेक्टर x जो है फर्स्ट इक्वेशन में वेक्टर x, x वेक्टर आपका बनेगा, ये आपका एक तो डिस्प्लेसमेंट इसमें आ जाएगी x, x और x डॉट। अच्छा, y में ये हमने एक मिस्टेक कर दी है। y जो है ये आउटपुट है, ये हमने इसमें वेक्टर नहीं कोई एक वैल्यू होगी। जैसे हमने इनपुट फोर्स लिए f, तो y जो है इसमें हमने कोई एक वैल्यू लेनी होगी, या तो डिस्प्लेसमेंट होगी या फिर वेलोसिटी होगी। तो इनपुट के रिज़ल्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रही है और अल्टीमेटली फिर मतलब वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो y को हम x डॉट कर देंगे। और कैपिटल X वेक्टर है, ये आपका हो जाएगा x और x डॉट, मतलब इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आ जाएगी। और फर्स्ट इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट मोस्ट आपका x डॉट है वेक्टर, x डॉट आपका हो जाएगा कॉलम वेक्टर एक, और इसमें आएगी आपकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, x डॉट एंड x डबल डॉट। ये अभी तो हमने इनपुट और आउटपुट वेक्टर्स जो हैं ये डिफ़ाइन किए हैं। अब इसमें करना ये कि आपने जो एक्स डॉट की जो इक्वेशन ड्राइव की है मैकेनिकल सिस्टम से, उसको कंपेयर करवा दें फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन जो है एक्स डॉट इज़ इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी टू। अब इसमें एक्स डॉट की जगह एक्स डॉट को हमने एक कॉलम वेक्टर डिफाइन किया है, डेट इज़ एक्स डॉट एंड एक्स डबल डॉट, मतलब ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इसमें ये आपका क्या कहते हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स आ गई है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स डॉट एंड एक्स डबल डॉट। तो फर्स्ट रो में आपका एक्स डॉट आ गया है। अब आपने ये आगे इस तरह मैट्रिक्स बनानी है कि आपकी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन वापस आ जाए, मतलब ए एक्स प्लस बी यू वापस आ जाए। अब ये किस तरह वापस आएगी, जो आपका वेक्टर एक्स है वो आप पहले वैसे लिख लें। वेक्टर एक्स क्या है, एक्स और एक्स डॉट, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब इसको किसी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो वापस आ जाए। इक्वेशन में आपके आ रहा है एफ, क्योंकि इनपुट है ये आपकी लास्ट कंपोनेंट बन जाएगा। सेंटर में आपके आ रहा है माइनस के एक्स और माइनस एम एक्स डबल डॉट। ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हमने कर दी। इक्वेशन आप लोगों ने जो इक्वेशन ड्राइव की है वो क्या आ रही है, किसी स्टूडेंट ने ड्राइव की इक्वेशन? इसमें हाँ एक चीज़ गलती हो गई है, हमने इनपुट वेक्टर जो हमने लिया है जो एक्स डॉट है वो आपका है एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट। तो इसमें जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव करनी। तो ये इक्वेशन आपकी ये गलत हो गई जो हमने ड्राइव किया। तो हमने एक्स डॉट को हम सेपरेट, सॉरी एक्स डबल डॉट को सेपरेट कर लेंगे। तो ये आपका जो है एम एक्स डबल डॉट माइनस में, इसको आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। अब ये मेरे ख्याल से कोई इक्वेशन बन जाएगी, एफ माइनस के एक्स माइनस सी एक्स डॉट एफ अपॉन एम माइनस के अपॉन एम एक्स माइनस सी अपॉन एम एक्स डॉट। अब ये मेरे ख्याल से
इक्वेशन बन गई है एक्स डबल डॉट के लिए। अच्छा, इसमें जो आपने लेफ़्ट साइड पे मैट्रिक्स लिखी है वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें है एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट। तो फर्स्ट रो को उसको हमने इस तरह, मतलब ये ए मैट्रिक्स इस तरह डिफ़ाइन करनी है कि वो एक्स डॉट इज़ इक्वल टू एक्स डॉट हो जाए, क्योंकि ये हमने एक्स डबल डॉट की इक्वेशन बना ली है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने बनानी है 2 बाय 2 की। उसका टॉप लेफ़्ट एलिमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने एक्स को किसी ऐसे एलिमेंट से करना है कि वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हमें एक्स डॉट चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। तो एक्स के लिए हमने ज़ीरो कर दिया, एक्स डॉट हमें चाहिए। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है राइट साइड पे, फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स डॉट वापस आ जाएगा, और प्लस एक एक आप कॉलम मैट्रिक्स एक और डिफ़ाइन करेंगे, मतलब जो बी मैट्रिक्स है, और इनपुट आपकी है एफ़। यू जो है इनपुट वो आपकी एफ़ है, मतलब इनपुट हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट रो के लिए एफ़ को ख़त्म करना है, क्योंकि इक्वेशन हमने एक्स डबल डॉट या एक्सेलरेशन की बनाई है, तो हमने एक्स डॉट जो है वो समझिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक्स डॉट इक्वल होने चाहिए। तो इसमें जो कॉलम मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, ये आपका हो गया, ये एक्स डॉट के लिए हो गया। अब एक्स डबल डॉट के लिए अगर हम करते हैं, तो एक्स डबल डॉट की इक्वेशन आपकी बन रही है, एक आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला एलिमेंट है, एक्स से जो है वो माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा माइनस के अपॉन एम। तो ये आपका वापस आ जाएगा, एक्स डबल डॉट की इक्वेशन को देखें तो ये आपका है माइनस के अपॉन एम, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। तो माइनस के अपॉन एम जो है ये आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह आगे इक्वेशन में एक्स डॉट भी आ रहा है, एक्स डॉट के साथ आप देखें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, माइनस सी अपॉन एम। तो ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हो जाएगा माइनस सी अपॉन एम। थर्ड एलिमेंट आपका रह गया है एफ़। अब एफ़ के साथ देखें तो ये एम जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एम। तो ये आपकी कॉपी हो गई। अच्छा, ये आपका और ये इक्वेशन आपकी है एक्स डॉट की कुछ इस तरह की आएगी। लेफ़्ट साइड पे
लेफ़्ट साइड पे कैपिटल एक्स डॉट है, या उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो उसका वेक्टर बनेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट। लेफ़्ट साइड पे आपके है एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट। तो इक्वेशन हमने एक्स डबल डॉट के लिए ड्राइव की है, तो एक्स डॉट को हम सिंपली मतलब राइट साइड पे इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वो आपका एक्स डॉट आ जाए, राइट साइड पे भी एक्स डॉट आ जाए। तो यूँ समझ लें यहाँ एक्स डॉट है फर्स्ट रो में, तो ये ज़ीरो एक्स से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो, और वन ये वी जो है एक्स डॉट है, मतलब एक्स डॉट लिख लें या वी लिख लें, तो ये आपका एक्स डॉट जो है वापस आ जाएगा। इसी तरह आगे आएँ तो ज़ीरो एफ से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आपका एक्स डॉट इजिकल टू एक्स डॉट आ जाएगा फर्स्ट रो में। अब यहाँ जो आपने कॉलम वेक्टर लिखा हुआ है वो आपका सेकंड रो में एक्स डबल डॉट है, ये एक्सेलरेशन। तो जो आपकी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन आपकी बनी थी एक्स डबल डॉट माइनस के अपॉन एम एक्स माइनस सी अपॉन एम इंटू एक्स डॉट और प्लस एफ अपॉन एम। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो है कॉलम वेक्टर में, कॉलम मैट्रिक्स में, ये एक्स है, एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है माइनस के अपॉन एम, और एक्स डॉट के साथ या वेलोसिटी के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो माइनस सी अपॉन एम है। तो ये इक्वेशन आपकी वापस आ जाएगी, और एक थर्ड एलिमेंट है उसमें एफ़ अपॉन एम, तो उसे वन अपॉन एम को एफ़ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आपकी वापस आ जाएगी। तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आया है? ये आप लोगों ने की है ड्राइव साथ साथ इक्वेशन? कि किसी स्टूडेंट ने ये फर्स्ट इक्वेशन जो है स्टेट स्पेस मॉडल की, ये ड्राइव कर लिया यहाँ तक? अच्छा, ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेकंड इक्वेशन जो ड्राइव करनी है वो हमने आउटपुट वेक्टर की इक्वेशन करनी है। फर्स्ट आपकी थी जो इक्वेशन एक्स डॉट इजिकल टू ए एक्स प्लस बी यू, ये समझे हमने ये वाली इक्वेशन जो है अभी ये वाली ड्राइव की है। अब हमने ये सेकंड इक्वेशन जो है वाई इजिकल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये हमने ड्राइव करनी है। इसके लिए जो है हमारे पास अच्छा वाई हमने वाई इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो रिज़ल्ट में क्या हो रहा है कि मास जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर इस डायग्राम में देखें, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है इनपुट, और ये आपकी आउटपुट है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें सिंपली आपका हो जाएगा, समझ लें, इनपुट वेक्टर डिफाइन किया है, वहीं से आप आउटपुट जो है वो डिफाइन कर लेंगे। वाई इजिकल टू आपका क्या है, एक्स है। वाई हमने ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये आपकी रो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स। ये आपकी रो मैट्रिक्स है 1/2 मीन्स 1 रो 2 कॉलम, और ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है 2 × 1 मीन्स 2 रोज 1 कॉलम।
तो यहाँ आपने एक सी वेक्टर डिफ़ाइन करना है और एक डी वेक्टर डिफ़ाइन करना है। इस तरह डिफ़ाइन करना है कि आपकी जो गिवन आउटपुट इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाए। तो हमने जो वेरीफाई करना है वो y इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हमने किसी तरह इस इक्वेशन को बनाना है। तो यहाँ अब ये कॉलम मैट्रिक्स लिखने में मसला होगा। अब ये कॉलम मैट्रिक्स जो है इसमें आपके एक्स वेक्टर हमने डिफ़ाइन किया था एक्स एंड एक्स डॉट। ये इसमें लिखा नहीं आएगा। अगर आपके पास कागज़ पेंसिल है तो ये आप लेफ़्ट साइड पे y लिखें, कैपिटल Y। राइट साइड पे आपके एक रो मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, ये अगर आप गौर करें कि ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स है। एक्स मैट्रिक्स वही है जो आपने ऊपर यहाँ यूज़ की है ए के साथ। ये कॉलम मैट्रिक्स थी आपकी एक्स एक्स डॉट या एक्स और वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसका एक्स होगा, सेकंड एलिमेंट एक्स डॉट होगा। मतलब जो मैट्रिक्स ऊपर आपने लिखी थी वही नीचे लिख लेनी है। अब आपने रो मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स लिखने हैं कि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स हो जाए। तो वो उसी सूरत में होगा कि अगर आप इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 कर लें और सेकंड एलिमेंट 0 कर लें। ये रो मैट्रिक्स यहाँ लिखी जाएगी। मतलब इसको अगर आप 1 कर लें और सेकंड एलिमेंट को 0 कर लें और यहाँ आपके पास ये कॉलम वेक्टर है एक्स एक्स डॉट, तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और इसमें सेकंड एलिमेंट कोई नहीं है, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स होगी ये आप सिंपली इसको 0 कर देंगे तो ये आपके पास आउटपुट वेक्टर जो है ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। अगर तो आउटपुट में x के अलावा भी कुछ आ रहा है तो आप यहाँ मैट्रिक्स को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि वो मल्टीप्लाई होके इनपुट के साथ वो इक्वेशन आपकी वापस आनी चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये फाइनली कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। कुछ इस तरह की बनेगी। लेफ़्ट साइड पे इसके y है, कैपिटल Y वेक्टर y इज इक्वल टू, तो ये इसमें ब्रैकेट है लिखी बनाई हुई है, लेकिन ब्रैकेट नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैट्रिक्स है 1 0, एक रो मैट्रिक्स है और ये आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स है। और इसी तरह ये 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके इसको इस वेक्टर को हमने 0 करना है, तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अच्छा, बहरहाल ये आपका एनीवेज हमने ये थोड़ा रिपीट किया है, लेकिन ये आपका थ्योरी पार्ट था। इसमें हमने किया क्या है कि हमने हमारे पास ये स्टेट स्पेस मॉडल है जिसमें दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी यू। अब हमने अपने जो मैकेनिकल सिस्टम है उसकी इक्वेशंस ड्राइव करके उसको कंपेयर करना है इन इक्वेशन से, और हमने इक्वेशंस को इस तरह एडजस्ट करना है इन दो इक्वेशंस की फॉर्म में कि आपकी जो गिवन इक्वेशंस हैं जो आपने ड्राइव की हैं वो इक्वलाइज हो जाएं। अब इसकी जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी वो आपकी एफ इज़ इक्वल टू के एक्स प्लस सी एक्स डॉट प्लस एम एक्स डबल डॉट, इसको हमने सॉल्व किया था एक्स डबल डॉट के लिए, मतलब एक्सेलरेशन के लिए।
तो वो आपके पास इक्वेशन बनी थी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, बल्कि इसको एक्स वाली टर्म को पहले लिखेंगे माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एम इंटू एक्स डॉट, और लास्ट में जो है वो इनपुट वाला कंपोनेंट आ जाएगा, डेट इज़ प्लस एफ अपॉन एम। तो इसमें हमने जो एडजस्टमेंट करनी है, वेक्टर हमने पहले डिफाइन कर लेना है। जो आपका आउटपुट वेक्टर है y, डेट रिप्रेजेंट्स आउटपुट, तो यहाँ आउटपुट आपके पास वेलोसिटी है, तो y इज इक्वल टू एक्स, और इनपुट जो है वो ये आपका u वेक्टर जो है ये शो कर रहा है, इनपुट आपके पास है फोर्स, तो u इज इक्वल टू एफ और y इज इक्वल टू एक्स। और बाकी जो आपने अब डिफ़ाइन करना है कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स जो है ये आपके स्टेट वेरिएबल्स को शो करेगा। स्टेट वेरिएबल्स में आपके हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो ये आपका एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा एक्स और एक्स डॉट। अब आपने ए बी सी डी को इस तरह एडजस्ट करना है कि आपकी इक्वेशंस जो हैं, गिवन इक्वेशंस, इसको सिंप्लीफाई करके वो गिवन इक्वेशन वापस आ जाएं। तो इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन को वापस लाने के लिए जो ए को डिफ़ाइन किया है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट था ज़ीरो, राइट साइड पे ये आ गया था ज़ीरो, राइट साइड पे वन, देन माइनस के अपॉन एम एंड माइनस सी अपॉन एम। तो ये मैट्रिक्स स्टेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके आपके पास जो सिस्टम की इक्वेशन है वो वापस आ जाएगी। अच्छा, सेकंड हमने आउटपुट इक्वेशन निकालनी थी, तो आउटपुट इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हमने स्टेट स्पेस मॉडल में ड्राइव करनी थी। यहाँ तक ये आपका थ्योरी पार्ट था। अब लैब में आपने करना क्या है कि ये जो आपने इक्वेशंस ड्राइव कर लिए हैं इसको मैटलैब में आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और मैटलैब में क्या होता है कि आपके पास ये पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन होंगी, जो आपके पास स्टोरिक एलिमेंट्स लगे हुए हैं या डिसिपेटिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, मैस, स्प्रिंग, डैम्पर। तो इसमें आपको अगर इक्वेशंस आपने ड्राइव कर ली हैं तो इसमें कोई भी मैस, स्प्रिंग और डैम्पर की वैल्यू जो है हम अज्यूम करके, मैस लेट्स सपोज आपका 2 kg है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसको आप 10 कंसिडर कर लेते हैं, और डैम्पिंग कांस्टेंट जो है डी से कर लें, सी से कर लें, जो भी आप इसमें कांस्टेंट रखना चाहते हैं वो 0.7 रख लेते हैं। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली है। ठीक है, ये वैल्यूज़ ये आपको गिवन होंगी, जो आपने इसमें डेरिवेशन में जो आपने कैलकुलेट करना होता है या जो डिज़ाइन करना होता है वो मैट्रिक्स ए बी सी डी आप लोगों ने डिज़ाइन करनी होती हैं। अच्छा, ये मैटलैब की स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये बताइएगा मैटलैब की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ये सर आ रही है।
ये इक्वेशंस ड्राइव करने तक का प्रोसीजर आप लोगों को क्लियर हो गया है, क्योंकि थ्योरी में आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा रिवाइज ही किया है एक तरह से। ये आपको आना चाहिए था। यहाँ से आगे हमारा जो लैब का काम है वो शुरू होता है कि इक्वेशंस आपने ड्राइव कर ली हैं। अब उन इक्वेशंस को हमने मैटलैब में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ये आपका लैब का टास्क है। तो इक्वेशंस ड्राइव करना सबको ये सुन के आ गया होगा, तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अभी तक किसी को? कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो बता दें, उसको हम कर लेते हैं रिपीट अगर किसी को क्लियर नहीं है। अच्छा, डेट स्टेट मीन्स। स्पेस में जो जी जी। आउटपुट निकाला है y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, सर ये एक दफ़ा रिपीट कर दें। अच्छा, वाई इज इक्वल टू, हमने निकाला है। अच्छा, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये आप कह रहे हैं? यस सर। अच्छा, फर्स्ट क्लियर है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, जो हमने इक्वेशन से अपने सिस्टम की इक्वेशन से जो निकाली है वो क्लियर है आप लोग आपको? यस सर, वो मेरी सेम निकली। हाँ, तो इसमें ये है कि आउटपुट जो है आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि जब आप फोर्स लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स, तो उसके रिज़ल्ट में क्या हो रहा है, मास जो है वो मूव कर रहा है, तो वो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो y को हमने x के इक्वल लिया है। y इज इक्वल टू क्या है, x है। तो हमने जो सिंपली जो आपकी जो इक्वेशन है ये सेकंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, इसको हमने इस तरह अरेंज करना है कि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए। आपके पास दो इक्वेशन बनी है सिस्टम से, एक आपके पास x डबल डॉट की इक्वेशन बनी है, सेकंड आपके पास जो आउटपुट इक्वेशन बन रही है, आउटपुट में आपके पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आ रही है, कोई सेकंड एलिमेंट नहीं आ रहा। अगर तो इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन में आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें फिर आप सी और डी दोनों मैट्रिक्स को एडजस्ट करेंगे। अब आपको चाहिए y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स जो है वो आपको मतलब गेट करने के लिए क्या करेंगे, सी मैट्रिक्स को आपने किसी तरीके से इस तरह डिज़ाइन करना है कि आपके पास सिर्फ x बचे और सिंपल x, मतलब x डॉट नहीं आना चाहिए। x मैट्रिक्स अगर आप अपनी प्रीवियस इक्वेशन में देखें, ये आपने डिफ़ाइन की हुई है, ऐसे ही है। मतलब यहाँ आपने यूज़ की है ए के साथ जो आपने मैट्रिक्स x यूज़ की है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, x और x डॉट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यस सर, ये हो गया कि हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू। ए के साथ जो आपने वेक्टर यूज़ किया है ना एक्स, ये आप देखें इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स और एक्स डॉट, दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। वही सेम टू सेम आप वही यहाँ लिखें नीचे, एक्स एंड एक्स डॉट। अब आपने मैट्रिक्स सी जो है वो इस तरह डिफ़ाइन करनी है कि एक्स डॉट वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए, और सिर्फ एक्स वाली टर्म जो है, मतलब आपका जो एक कॉलम वेक्टर बढ़ रहा है, सिर्फ एक्स रहना चाहिए, एक्स डॉट ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वलाइज़ करने के लिए सी जो है आपका एक रो वेक्टर होगा। अब ये देखें इसमें ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। अब आपने सी को मतलब सी वो मैट्रिक्स होनी चाहिए कि आपका ये एक एलिमेंट आना चाहिए, तो वो उसी सूरत में होगा कि सी अगर आपकी रो मैट्रिक्स होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रो इनटू कॉलम करेंगे, तो अगर वो आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो वो आपके पास दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर रो मैट्रिक्स लेंगे तो वो आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा। अब उस एक एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, एक आपके पास रो मैट्रिक्स है, दो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट आप रखना चाह रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स में, मतलब इस एक्स में दो एलिमेंट्स हैं, एक्स और एक्स डॉट। एक्स को आप इक्वेशन में रखना चाह रहे हैं तो यहाँ वन लिख देंगे, एक्स डॉट को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ ज़ीरो कर देंगे। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वन इंटू
एक्स वापस आ जाएगा प्लस 0 इंटू एक्स डॉट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ सेकंड एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये u की जगह इनपुट आपके पास f है, तो ये इस इक्वेशन में ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सर ये तो ठीक है। ऐसे ही होगा कि जो हमें डिजायर मैट्रिक्स होगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके अचीव कर लेंगे, जो रिमेनिंग होंगे वो 0 से मल्टीप्लाई करके हाँ डिस्कार्ड कर देंगे। हाँ, इसमें ऐसे ही है कि आपने ये स्टेट स्पेस वाले जो इक्वेशंस हैं, इनको यूज़ करते हुए आपने ए बी सी डी को इस तरह डिज़ाइन करना है कि आपकी जो ड्राइव्ड इक्वेशंस हैं जो आपने सिस्टम के लिए ड्राइव की हैं वो वापस आ जाएं। ए बी सी डी को आपने मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह एडजस्ट करने हैं, उसको 0 1 करना है, या अगर वो इक्वेशन में उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर गिवन है वो आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जब आप उसको सिंप्लीफाई करें तो जो इक्वेशंस आपने ड्राइव किए हैं अपने मैकेनिकल सिस्टम के लिए वही आनी चाहिए सिंप्लीफाई होके। तो ये बस वो जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह है। ठीक है, ये आप एक आध प्रैक्टिस में करेंगे एक आध सिस्टम को सॉल्व, तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बस इक्वेशन ड्राइव करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट आपको? अच्छा, इसको अब हम मैटलैब में कर लेते हैं। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। मैटलैब में आप इसको बेशक न्यू एडिटर में कर लें या कमांड विंडो में कर लें, न्यू एडिटर में कर लें वो बेहतर रहेगा। फर्स्ट कमांड हम यूज़ कर लेते हैं क्लियर ऑल। क्लियर ऑल क्या करेगी कि जो आपके वर्क स्पेस में जितने वेरिएबल्स पहले से स्टोर हैं उनको क्लियर कर देगी। कमांड प्रॉम्प्ट और एडिटर का डिफरेंस आपको पता होगा। कमांड प्रॉम्प्ट में आप जैसे ही एंटर करेंगे वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपने सेमीकोलन यूज़ किया तो वो वर्क स्पेस में सेव होगी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर सेमीकोलन यूज़ नहीं किया तो वो सेव भी होगी और एग्जीक्यूट भी होगी हर स्टेप पे। एडिटर में ये होता है कि आप एक दफ़ा नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, और जब आप रन कमांड यूज़ करेंगे, ये प्ले करेंगे ग्रीन बटन जो है, तो वो एक ही दफ़ा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये सारी कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब इसमें जो हमने स्टोरिंग एलिमेंट्स या जो डेसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ अज्यूम की हैं वो डिफ़ाइन करें। इनपुट देंगे कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट 10 रखा है, मैस जो है वो 2 kg, और डैम्पर जो है डैम्पिंग कांस्टेंट सी ले रहे हैं या एफ ही ले रहे हैं, जो आप कांस्टेंट इसका आर्बिट्रेरी नेम जो भी इसको देना चाहें, वो 0.7 हमने डैम्पिंग कांस्टेंट लिया है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी वो हमने लिखनी है। ए मैट्रिक्स ए जो है वो आपके डेट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 बाई 2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम। फर्स्ट रो में अगर आप देखें तो दो एलिमेंट्स थे 0 एंड 1। अब ये दोनों एलिमेंट्स को आप बेशक कॉमा से सेपरेट कर लें या सिंपल एक स्पेस बार यूज़ कर लें, दोनों तरीक़ों से ठीक है, लेकिन सेकंड रो में जाने के लिए आपने सेमीकोलन यूज़ करना है। अच्छा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है माइनस के अपॉन एम, एलिमेंट है माइनस सी अपॉन एम, ये बीच में स्पेस बार है। अगर किसी को कॉमा यूज़ करना है बीच में तो
तो कॉमा सेपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स बी जो है वो आपने ड्राइव किया तो वो आपकी है एक कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है 0। अब ये आपका सेकंड रो में हमने जाना तो यहाँ कॉलम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन, और इसमें सेकंड एलिमेंट है 1/n। ठीक है, ये आपकी बी है। सी जो है, सी आपके पास क्या है, ये कोई बताएगा? ये 10। हाँ एग्जैक्टली, शाबाश। ये अभी हमने जो y के लिए ड्राइव की है उसमें हमने वो 10 उसको एडजस्ट किया था। 1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होके x रह जाएगा, और 0 जो है वो x डॉट से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ये सी है। और डी क्या आई थी? सेकेंड एलिमेंट था y की इक्वेशन में, हमने f को 0 करना था तो हमने इसको 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये आपकी ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस ये हमने ड्राइव की थी। अब आपने क्या करना है, इक्वेशंस मैकेनिकल सिस्टम से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने स्टेट स्पेस मॉडल बनाया, स्टेट स्पेस इक्वेशंस ड्राइव की। स्टेट स्पेस इक्वेशन ड्राइव करने से आपके पास 4 मैट्रिसेस आ जाएंगी ए बी सी डी, जो सिस्टम के बिहेवियर को डिफ़ाइन करती हैं। फ्यूचर आउटपुट्स हैं, हिस्ट्री को लेते हुए वो उसकी प्रिडिक्शन होती है। अब हमने इसका मैटलैब में स्टेट स्पेस मॉडल जो है तो वो हमने बनाना है। तो इसके लिए ले लें, स्टेट स्पेस की सिंपल कमांड है स्टेट स्पेस डबल एस, और ब्रैकेट में हम ये चारों मैट्रिसेस जो हैं ये हम लिख देंगे ए बी कॉमा से सेपरेट करके। देख लेते हैं, लेट्स सी, कॉमा के बगैर आई थिंक ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसको आप एग्जीक्यूट करके देखें। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। आप लोग भी अगर साथ साथ कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं। ये वही इक्वेशंस आई हैं। सिंपली हुआ क्या है कि हमने जो स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस और डैम्पर कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो साइन किए हैं, उसमें ये कांस्टेंट की जगह वो वैल्यूज असाइन करके ये कैलकुलेट कर दिया है। ये आपकी ए मैट्रिक्स है जो 0 1 वैसी है के अपॉन एम में। इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट हमने 10 लिया है और मैच 2 के जी है तो 10/2 ये -5 आ गया। इसी तरह ये डैम्पर कांस्टेंट माइनस 0.7 लिया है और मैच 2 है दूसरा है 0.35, उसी को मतलब सिंप्लीफाई करके बी जो है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स थी। फर्स्ट इसमें 0 था, सेकंड इसने कैलकुलेट करके बता दिया है। सी रो मैट्रिक्स थी 1 0, वो हमने डिफ़ाइन कर दी थी, उसमें कोई वेरिएबल था नहीं इसलिए कोई चेंजिंग नहीं आई। और डी भी हमने 0 मैट्रिक्स डिफ़ाइन की थी, वो उसी तरह आ गई है। तो इसमें ये है कि आपके पास एक सिस्टम गिवन है, तो आप ये इसमें स्प्रिंग की वैल्यू, मैस की वैल्यू, डैम्पर की वैल्यू चेंज करके उसका रिस्पांस देख सकते हैं। एक दफ़ा आपने स्टेट स्पेस मॉडल की इक्वेशन ड्राइव कर ली है, मैट्रिसेस आपने किसी तरह कैलकुलेट करनी होती हैं। एक दफ़ा ये चारों मैट्रिसेस कैलकुलेट हो जाए उसके बाद आप ये
स्प्रिंग, मैस और टेम्पर की वैल्यूज़ को चेंज करते हुए सिस्टम का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ थी। अच्छा, अब ये स्टेट स्पेस मॉडल बनाने का एक तरीका तो ये है कि आपको सिस्टम गिवन है, सिस्टम से आपने इक्वेशन ड्राइव की, डिफरेंशियल इक्वेशन, और वहाँ से आपने मैट्रिसेस को एडजस्ट करके मॉडल बना लिया। दूसरा मेथड ये होता है कि जो आप प्रीवियसली कर चुके हैं कि आपके पास एक मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, वहाँ से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनाई, उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र फंक्शन बना लिया। तो ट्रांसफ़र फंक्शन बना के भी आप स्टेट स्पेस मॉडल जो है मैटलैब में उसमें आप देख सकते हैं। या तो आप मैकेनिकल सिस्टम से ट्रांसफ़र फंक्शन बनाएं और वहाँ से स्टेट स्पेस मॉडल कैलकुलेट कर लें, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, आपने ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी सिस्टम को अगर हम देखें, अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस रिकैप करें, जो हमने यही सिस्टम की इसी सिस्टम में क्या कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन बनाया था। अगर वो किसी को याद है या देख देखना होगा। अच्छा, इसको अगर आप रिकॉल करें, इसी सिस्टम का जो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन बनाया था वो आपका था, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो ये आपका आया था 1/m(s)² प्लस PSC मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट और प्लस k। और इसमें अगर आप जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं मैस, स्प्रिंग और टेम्पर की, उस ट्रांसफ़र फंक्शन में ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो ये हम ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी सिंपल है, देख लेते हैं। नाउ वी आर कन्वर्टिंग ट्रांसफ़र फंक्शन टू स्टेट स्पेस। मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है आपके पास, या आप कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट नॉर्मली CLC क्लियर ऑल यूज़ कर लेते हैं। न्यूमरेटर में आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन का ऑर्डर है आपने वही फॉलो करना है। ऑल दो इसमें न्यूमरेटर में 1 आ रहा है सिर्फ, लेकिन हमने कंसिडर क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर है वो आपका सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ms² प्लस CS प्लस k। तो इसी को अगर आप फॉलो करें तो इसका मतलब है s² वाली टर्म जो है वो ज़ीरो है, s वाली टर्म भी ज़ीरो है, और कांस्टेंट वाली टर्म 1 है। मतलब इसे अगर आप इस तरह भी कर लेंगे तो वो ठीक होगा, लेकिन नॉर्मली होता ये है कि जो डिनोमिनेटर का ऑर्डर है वही हम फॉलो करते हैं, और अगर उसमें बाकी एलिमेंट्स नहीं हैं उनको हम ज़ीरो कर देते हैं। डिनोमिनेटर की मैट्रिक्स आपके पास
पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मैथ 2 kg हमने लिया है तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है CX, डैम्पिंग कांस्टेंट हमने 0.7 लिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट हमने 10 लिया है। डिनोमिनेटर हमने डिफाइन कर दिया। अब जो कमांड यूज़ होनी है, ट्रांसफ़र फंक्शन टू स्टेट स्पेस, पहले तो हमने सिंपली मैट्रिसेस लिख के उसको स्टेट स्पेस में कन्वर्ट किया है। अब हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो कमांड है वो आपके, क्योंकि आपने ABCD इसमें कैलकुलेट करना है। ABCD मैट्रिक्स जो है हमने कैलकुलेट करनी है। मैट्रिक्स कैलकुलेट नहीं की, ट्रांसफ़र फंक्शन आपको गिवन है, ट्रांसफ़र फंक्शन से हम मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ABCD हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन से आएंगे। अब इसमें कमांड स्पेस और ब्रैकेट में आपके पास जो इनपुट है, फर्स्ट इनपुट न्यूमरेटर, सेकंड इनपुट डिनोमिनेटर। अच्छा, अब इसमें हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन करेंगे, डेट इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम जो आपकी मैट्रिक्स हो सकती है। अब इसमें मैक्सिमम कितनी 2/2 की होगी, मतलब 3/3 तक नहीं जा रही है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ये आपकी हो जाएगी 1 0, सेकेंड रो में 0 1, या सॉरी ये 1 0 0 1 कर लें, या फिर या दूसरी सूरत में 0 1 1 0 कर लें। डायगनल में 1 आना चाहिए। अच्छा, अब ये मैट्रिसेस जो मैटलैब आपको कैलकुलेट करके देगा, वो उसको ऑर्डर में लाने के लिए उसमें हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए पहले हम जो आपकी मैट्रिक्स ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे और इसको कर देंगे मैट्रिक्स से जो ए कैलकुलेट किया ऊपर, और इसको दोबारा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसी तरह बी जो है, बी भी इसी तरह कैलकुलेट होगी। लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और इसको कर देंगे बी से मल्टीप्लाई। क्योंकि बी जो है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो उसमें हमें दोबारा से उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहली आपकी ए मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें हमने दोबारा किया है, और बी जो है वो एक आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें सिंपली इनवर्स को हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। सी जो है, सी आपकी रो मैट्रिक्स है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और डी जो है वो एच डी आ जाएगा, क्योंकि डी जो है डी में क्या था, ज़ीरो मैट्रिक्स से उसमें एक ही एलिमेंट था, तो उसमें हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको रन करके देखते हैं, वही चीज़ आनी चाहिए। तो पहले जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से कैलकुलेट किया था वही आप ट्रांसफ़र फंक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें वही चीज़ आई है, 0 1 -5 -0.35, ये ए मैट्रिक्स आ गई है। बी मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर ये आपका 0 1, और सी जो है वो आपका रो मैट्रिक्स 0.5 और 0, और डी जो है वो सिंपली आपका 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये इस स्टेटमेंट ने आपके वेक्टर्स तो कैलकुलेट कर दिए हैं, ये ए बी सी डी वेक्टर्स जो हैं, लेकिन उसको ऑर्डर में लाने के लिए हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। ये क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? जी यहाँ तक का बताइएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कि हमने दो कमांड सिर्फ यूज़ किए हैं। एक आपने सिंपली स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए कमांड यूज़ किया डबल एस, और एक आपने ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए कमांड यूज़ की है TF2SS। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बस लास्ट देख लेते हैं, ये आपने अभी कन्वर्ट किया ट्रांसफ़र फंक्शन टू स्टेट स्पेस। अब हम कर लेते हैं स्टेट स्पेस टू ट्रांसफ़र फंक्शन। मतलब आपके पास ऑलरेडी स्टेट स्पेस मॉडल दिया हुआ है, ए बी सी डी वेक्टर दिए हुए। तो आपने निकालना क्या है, आपने ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है स्टेट स्पेस मॉडल की मदद से। अगर आप भी मैटलैब के साथ साथ अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको भी क्लियर हो जाएगा, और फिर होमवर्क टास्क जो है वो फिर आप इसी को मॉडिफाई करके बना सकते हैं। अच्छा, अब इसी को फिर से अज्यूम कर लें कि आपके पास एक स्टेट स्पेस मॉडल आ चुका है। डैट मीन्स कि ए बी सी डी मैट्रिक्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। अब उनको यूज़ करते हुए आपने ट्रांसफ़र फंक्शन ड्राइव करना है। तो उसी तरह ऑन कर देंगे। अगर CLC भी कर देंगे तो CLC से होगा ये कि कमांड विंडो भी क्लियर हो जाएगी, वरना ये कमांड विंडो में जो आउटपुट है वो रहेगी, वर्क स्पेस क्लियर हो जाएगी। वेक्टर ए हमारे पास था, मतलब वो आपने जो आपके पास रिज़ल्ट आया ना वही लिख देते हैं यहाँ। तो यहाँ से देख के लिख लें कमांड विंडो से। ये देखें ए जो है, ए आपके पास है 0 1, सेकेंड रो में है -5 और -0.35। वेक्टर ए हो गया। वेक्टर डी भी यहीं से लिख लें। वेक्टर बी देखें यहाँ, ये आपके पास है कॉलम वेक्टर है, फर्स्ट वैल्यू 0
अब स्पेस बार नहीं सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, फिर सेकंड रो में आपने आना है 0 टाइम क्या होगा, सी देखें यहाँ पे सी आपका रो वेक्टर है 0.5। अब यहाँ सेमी कॉलन यूज़ नहीं करना, इसलिए हमने उसी रो में रहना है, स्पेस बार या कॉमा यूज़ कर लें और सेकंड एलिमेंट और डी हमारे पास क्या है 0। एक के एलिमेंट वो 0 या जितने भी एलिमेंट्स आगे से मल्टीप्लाई होंगे वो 0 होंगे। हमने निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन, तो उसके लिए कमांड यूज़ होगी। ट्रांसफ़र फंक्शन में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, आउटपुट में एक न्यूमरेटर आता है और एक डिनोमिनेटर आता है। पहले हमारे पास जो हमने ये देखिए पिछला डिलीट हो गया शायद। यहाँ हमने हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए थी ए बी सी डी 4 वेक्टर्स आने थे, तो हमने लेफ़्ट साइड पे वेक्टर्स लिखे थे और यहाँ हमारे पास आउटपुट आनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास कमांड ही होगी स्टेट स्पेस 2 ब्रैकेट में आपके पास आएगा, ब्रैकेट में हमेशा इनपुट्स आती हैं, इनपुट्स में वेक्टर ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसको ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो उसमें हमें और कमांड यूज़ करनी, डेट इज कोई भी वेरिएबल लिख लें और ट्रांसफ़र फंक्शन और जो आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो भी आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपका सिंपली आपकी कमांड्स हैं डेट विल कन्वर्ट एनी स्टेट स्पेस मॉडल टू ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, ये आप देख लें, ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। ट्रांसफ़र फंक्शन आपके पास डायरेक्ट आया है कि आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व किए बगैर अगर आपको ट्रांसफ़र फंक्शन इसे कैलकुलेट करना है तो आप मैटलैब में इस तरह कर सकते हैं। कल हमने 3 चीज़ें की हैं। एक हमने गिवन मैकेनिकल सिस्टम से स्टेट स्पेस मॉडल ड्राइव किया है, मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर वहाँ से एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना के हमने मैट्रिसेस को डिफ़ाइन किया है। इसके बाद हमने स्टेट स्पेस मॉडल को ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट किया और देन स्टेट स्पेस मॉडल को ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट किया। तीन चीज़ें जो हैं क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अच्छा, आप लोग बैठे हुए भी हैं या साइन इन करके मतलब कहीं दाएँ बाएँ हो गए? रोल नंबर बस बैठे हैं। अच्छा, रोल नंबर 261 बैठे हुए? रोल नंबर 334?
चलिए एनीवेज नहीं भी बैठे हुए तो डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड आई होप आपने कर लिया होगा, या थ्योरी में ऑलरेडी आप लोग इक्वेशंस ड्राइव करना तो आपको आ गया होगा। बस ये कमांड्स जो हैं 2-3 हैं, ये आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमने सिंपली क्या किया है, एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का हमने स्टेट स्पेस मॉडल बनाया है। तो इसके होमवर्क टास्क में आप ऐसा कीजिएगा, कोई भी रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है उसका आपने स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है, और ये तीनों स्टेप करने हैं। मतलब आपने रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करके स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है। इसके बाद उसका ट्रांसफ़र फंक्शन ड्राइव करके फिर उसे स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है। फिर जो आपका स्टेट स्पेस मॉडल आ जाएगा, आपने उसको दोबारा से ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करना है। वो आपके लिए फ्रीडम है कि आप कोई सा भी रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप पिछली एक्टिविटी में जो आपने यूज़ किया वही कर लें, या आपने थ्योरी में कोई भी मैकेनिकल सिस्टम, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम जो आपने पढ़ा है उसी को आप इम्प्लीमेंट करके जो है टास्क में दिखा देंगे। आई थिंक दैट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब, इजी है, तो हो जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।